हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, भाषा की राजनीति, जो कि हमारे MPPSC मेंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर है उसी का एक टॉपिक है, भाषा की राजनीति। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाषा की जो राजनीति है वो कैसे क्या है और किस तरह से ये राजनीति को प्रभाव डालती है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड यदि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो, तो उसके लिए आप बने रहें पूरा लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि भाषा की राजनीति के बारे में सबसे पहले देखते हैं। भाषा की राजनीति करने वाले लोग भाषाई मतभेद उत्पन्न कर उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। सामान्यतः भाषा की राजनीति राजनेताओं द्वारा की जाती है। मतलब कि जो भाषा की जो राजनीति करते हैं कि कौन सी भाषा, हमारे क्षेत्र की भाषा अलग है, दूसरे क्षेत्र की भाषा अलग है, अपने क्षेत्र की भाषाओं को ज़्यादा प्रिफर करना या उनको ज़्यादा महत्व देना, ये सभी कई लोग इसमें शामिल होते हैं। ज़्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके लोग ही इस तरह की राजनीति करते हैं कि हमारे क्षेत्र की भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाए और दूसरे क्षेत्र की भाषाओं को हम महत्व कम देंगे, इस प्रकार से। तो क्या होता है कि सामान्य भाषा की राजनीति राजनेताओं द्वारा की जाती है, जिसमें कई नेता चाहे वे किसी अन्य भाषा में आमतौर पर बात करते हों, लेकिन जनता के सामने उनकी भाषा में बात करते हैं, जिससे जनता को विश्वास हो कि वह नेता उन्हीं का है। इस तरह का कार्य नेता अपना रिश्ता जनता से जोड़ने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार से भाषा की राजनीति करते हैं। तो इसका क्या है, सीधा सा मतलब क्या है कि जो भाषा की राजनीति होती है, तो मतलब आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी भी राज्य में पॉलिटिक्स हावी होती, चुनाव का समय आता है या फिर जब चुनाव की तैयारियां की जाने लगती हैं साल 2 साल पहले से ही, तो क्या होता है कि जब कई दूसरे क्षेत्रों के नेता जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादातर संख्या में हिंदी ही बोलने वाले लोग होते हैं। तो जब कभी मान लीजिए कि दक्षिण साइड में या फिर पूर्वोत्तर साइड में, जहाँ पर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं हिंदी के अलावा भी, तो वहाँ पर जब हिंदी भाषी क्षेत्रों के नेता जाते हैं या फिर ठीक है तो जाते हैं प्रचार वगैरह करने के लिए या फिर चुनाव की तैयारियों के लिए, तो वहाँ पर जब वे भाषण वगैरह देते हैं दूसरे राज्यों में जो कि गैर हिंदी भाषी राज्य होते हैं, तो वहाँ पर वे प्रयास करते हैं कि उन्हें उसी भाषा में वो भाषण दें जो उस क्षेत्र की पर्टिकुलर भाषा है। जैसे कि मान लीजिए कोई राजनेता है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है या मध्य प्रदेश से संबंधित है और वो किसी चुनाव प्रचार के लिए कहीं बंगाल या फिर पूर्वोत्तर असम वगैरह में जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो प्रयास करता है कि जब वो बंगाल या फिर असम या पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में जाए, उड़ीसा में जाए, तो वहाँ पर वो बंगाली में या फिर उड़ीसा में है तो उड़िया में या फिर असम में है तो वहाँ की आसमी लैंग्वेज जो भी है तो उस लैंग्वेज में वो भाषण दे या लोगों से क्या करे, कांटेक्ट करे, लोगों से मेल जोल बढ़ाए उसी भाषा में बोलकर। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, तो उसे ये विश्वास होने लगता है कि ये जो नेता है ये हमारी भाषा में हमसे बात कर रहा है तो ये हमारे करीबी होगा और ये एक अच्छा नेता होगा और हमारे लिए कार्यों को करेगा। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो किसी मान लीजिए जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, कोई भी मान लीजिए आप पूर्वोत्तर का राज्य ले लीजिए या दक्षिण का राज्य ले लीजिए, तो वहाँ पर जब कोई उत्तर के साइड का नेता जाता है तो वहाँ के दक्षिणी क्षेत्र के जो राजनेता लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जो उत्तरी साइड के नेता कोई जाता है, हिंदी भाषी हिंदी पट्टी का जो राज्य के नेता कोई जाता है दक्षिण में, तो दक्षिण के लोग उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं, वहाँ के राजनेता या फिर लोग भी इसलिए करते हैं क्योंकि जो उत्तर साइड का जो नेता है हिंदी पट्टी वाले राज्यों का, तो वहाँ का विरोध करते हैं क्योंकि वो ऐसा ना हो कि कहीं दक्षिण में आकर जो कि एक अलग भाषी लोग कब्जा कर लें, ऐसा ये उन्हें डर सताता है, ठीक है। और वहाँ की जो दक्षिण साइड की राजनीतिक पार्टियाँ ये कभी नहीं चाहेंगी कि जो उत्तरी पट्टी के राज्य हैं या फिर हिंदी पट्टी जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं वहाँ के लोग आकर के दक्षिण वाले इलाके में ज़्यादा भर जाएँ या फिर वहाँ पर
हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हो जाएं दक्षिण में, या किसी भी ऐसे ही हर एक राज्य सोचता है कि उसके जो उस पर्टिकुलर राज्य की भाषा है वह उसी भाषी क्षेत्र के लोग ही उस राज्य में ज़्यादातर रहें, ठीक है। तो हर राज्य अपने लिए ऐसा चाहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक मतलब कि राजनीति में भाषा का प्रभाव बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक आधिकारिक भाषा होती है और दूसरी क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा। तो आधिकारिक भाषा के बारे में पहले देख लेते हैं। किसी भी देश में उसकी भाषा के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसी भाषा में सरकार कार्य करे और सभी सुविधाओं को उसी भाषा में प्राप्त किया जा सके। मतलब क्या है कि कोई भी देश है तो उसकी जो भाषा के संरक्षण और विकास के लिए उसी भाषा में सरकार कार्य करे। जैसे कि मान लीजिए भारत है, भारत में क्या है कि भारत में हिंदी जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती, क्योंकि जो हिंदी पट्टी की जो बोलने वाले प्रतिशत है उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो जिससे क्या होता है कि कोई भी देश एक ऐसा है जहाँ पर अगर किसी भी भाषा का संरक्षण करना है या फिर संरक्षण या विकास करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सरकार उसी भाषा का यूज करे, उसको बढ़ावा दे, अपने कार्यों के लिए उसी भाषा का प्रयोग करे, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए एक आधिकारिक भाषा सरकार के द्वारा चुन ली जाती है कि हाँ, इस आधिकारिक भाषा कि मतलब आधिकारिक जो भाषा है उसी के माध्यम से कार्य किए जाएंगे सरकार के, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर भाषा जो है वो उसका विकास होगा और वो संरक्षित होगी, ठीक है। तो आधिकारिक भाषा सरकार के द्वारा चुनी जाने वाली वह भाषा है जो कि सरकार के कार्य हैं उसमें कार्य में मदद करती है, ठीक है, और सुविधाओं को भी उसी भाषा में प्राप्त किया जा सके। और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएँ प्रदान की जा रही है, एक कार्य किए जा रहे हैं, उसी भाषा में आधिकारिक भाषा में वो किए जाते हैं, ठीक है। और इस कारण हर देश में आधिकारिक भाषा को चुना जाता है जिससे उसी भाषा में सरकार कार्य कर सके, ठीक है। और यह भाषा उस देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली समझी जाती है या उस देश में निर्मित भाषा होती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि उस देश में वह भाषा जो आधिकारिक भाषा होती है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा और सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है या उस देश में निर्मित भाषा होती है। लेकिन कुछ देशों में एक से अधिक भाषाओं के बोले और समझे जाने व कई भाषाओं का जन्म स्थान होने के कारण आधिकारिक भाषा चुनने में समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा कि कई देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक आधिकारिक भाषा जो होती है उसे चुनने में क्या होता है कि कठिनाई होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि आगे यदि कोई ऐसे देश की सरकार अपने देश की किसी भाषा को आधिकारिक भाषा बना ले तो विपक्ष में मुख्य रूप से दूसरे भाषी क्षेत्रों में रहने वाले राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं, जिससे दूसरे भाषी लोग विपक्ष को आने वाले चुनाव में मत दे सकें। अपने चुनावी कार्यक्रमों में भी इसे मुद्दा बनाते हैं, जिससे इस बात का कोई ना भूले और मुद्दे को भी और गंभीर बनाया जा सके। मतलब क्या है कि जब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर भाषा को यदि आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दे दिया जाता है तो जो दूसरे भाषी क्षेत्र होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस आधिकारिक भाषा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्या क्यों विरोध करते हैं? विरोध इसलिए करते हैं कि कोई मान लीजिए जैसे कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा है तो क्या होगा कि बंगाली बोलने वाले या फिर कोई असमिया बोलने वाले या फिर दक्षिण के कोई राज्य जो कन्नड़ या तमिल वगैरह बोलते हैं तो वो इसका विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि क्या होगा कि वो विरोध दो कारण होते हैं। एक तो वे चाहेंगे कि उनकी भाषा को भी प्रमोट किया जाए, उनकी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाए, और दूसरा वो इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि उनको राजनीति अपनी चमकानी होती है, लोगों के वोट प्राप्त करने होते हैं। यदि वे विरोध नहीं करेंगे तो वोटर समझेंगे कि उनका राजनेता कोई भी किसी भी प्रकार से उनकी भाषा को संरक्षण के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो राजनेता लोग जो क्या करते हैं या पॉलिटिशियन वो उस आधिकारिक भाषा का विरोध करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें जनता के द्वारा वोट दिया जाए चुनाव में और एक भाषा का मुद्दा उठाकर वे जनता से वोट मांग सकें, डिमांड कर सकें वोटों की, ठीक है। तो वो भाषा को मुद्दा बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनकी राजनीति गरमा जाती है और राजनीति चमकती है, जिससे क्या होता है कि कई बार जो भाषा की राजनीति के कारण अलगाव भी देखने को मिलता है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो दक्षिण पट्टी के राज्य हैं वो कई बार विरोध करते हैं, हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनका करते हैं
हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदी बस को ही प्रमोट ना किया जाए, बल्कि जो दक्षिणी साइड की लैंग्वेज है, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, तेलुगु, उन सभी को भी प्रमोट किया जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इसी के कारण ये होता है कि भाषा की राजनीति का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय भाषा। कई भाषाएं राष्ट्र से जुड़ी होती हैं और अपने आप को देश से जुड़ा दिखाने और मातृभूमि से प्रेम दिखाने के लिए भी कई लोग उस देश से जुड़ी भाषा बोलते हैं और उसका प्रचार करते हैं। यह अपने देश की भाषा के संरक्षण के लिए आवश्यक है और उस भाषा को बोलने वाले लोगों को इसे समर्थन और सहायता भी प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, राष्ट्र से जुड़ी होती है और अपने आप को देश से जुड़ा दिखाने और मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए भी कई देश उस देश से जुड़ी भाषा को बोलते हैं। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी देश होता है तो वो एक अपनी पर्टिकुलर राष्ट्रीय भाषा उसकी होती है, जिससे क्या होता है कि उस देश के लोग जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसके देश की पर्टिकुलर भाषा को ही बोलते हैं। जैसे कि भारत के लोग क्या करते हैं कि दूसरे देशों में जाते हैं तो हिंदी जो को बोलते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि हिंदी का प्रचार होगा और दूसरे देशों में हिंदी जो है क्या होगा कि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। ठीक है, और जैसा आपने देखा होगा कि चीन जो है वो भी अपनी भाषा को प्रमोट करता है कि जो उनकी जो मंदारिन लैंग्वेज है उसी में वो प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाएं। ठीक है, तो वो भी अपनी भाषा को प्रमोट करता है। या कोई भी देश हो, चाहे वैसे आप देख लीजिए कोई इंग्लिश देश ही ले लीजिए, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तो ये सभी भी इंग्लिश को बोलने का वो ज़्यादा वहाँ पर बोली ही जाती है और उसे प्रमोट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश भाषी हो जाएँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हर देश अपने देश की जो भाषा होती है उसे प्रमोट करता है, जिससे उसे ज़्यादा लोकप्रियता और ज़्यादा उस भाषा को बोलने वाले लोग हों और उसे समर्थन उस भाषा को मिले। ठीक है, तो उसका प्रसार करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं कि भाषा की राजनीति में भाषागत प्रमुख राजनीतिक समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं भाषा की राजनीति करने से, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हिंदी विरोधी राजनीति। सबसे पहले जब भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव देखेंगे हम, तो देखेंगे कि हिंदी विरोधी राजनीति मतलब कि अधिकतर आपने देखा होगा कि जैसे कि भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो हिंदी भाषी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो अन्य हिंदी जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं, जैसे दक्षिण वाले इलाके हो गए जहाँ पर तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़ वगैरह बोली जाती है, या फिर बंगाली ले लीजिए, आसमी ले लीजिए, ये सभी जो क्षेत्र हैं, तो ये क्या होता है कि ये सभी हिंदी को विरोध करते हैं। हिंदी जैसे कि कोई हिंदी नेता वहाँ गया तो विरोध करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में उनकी भाषा बोली जाए। तो इससे क्या होता है कि भाषा की राजनीति करने से हिंदी का विरोध उत्पन्न होता है। जो हिंदी भारत में बोली जाती है ज़्यादातर क्षेत्रों में, उसका विरोध किया जाता है। और आगे क्या है, भाषाई राज्यों में विवाद। जैसे यदि कोई दो राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जा रही है, जैसे बंगाल और बिहार की बात लेते हैं, तो बंगाल में बंगाली बोली जाती है और बिहार में बिहारी। तो ये दो जो क्षेत्र हैं, तो ये भाषा के लेकर विवाद इनमें छिड़ सकता है, क्योंकि यदि वहाँ पर अलग अलग भाषा होती है तो एक दूसरे के राज्य में कोई यदि दूसरे भाषी वाला क्षेत्र जाता है, भाषी क्षेत्र का व्यक्ति जाता है या फिर राजनेता जाता है, तो इससे राज्यों में विवाद पैदा होता है कि ज़्यादा लोग बस रहे हैं किसी दूसरे राज्य के, दूसरे भाषी राज्य के। तो इससे क्या होता है, कई बार विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो दूसरे राज्यों के दक्षिण के लोग उत्तर भारत में आते हैं या फिर उत्तर भारत के दक्षिण भारत में जाते हैं, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कई बार उन पर हमले किए जाते हैं। किस कारण, तो भाषाई विवादों के कारण। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि मराठी लोग भी या फिर कोई भी अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो ऐसे विरोध करने को देखने को मिलते हैं, अलग अलग भाषी राज्यों के विरोध में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे भाषाई राज्यों में विवाद उत्पन्न होता है। और अगला क्या है, उत्तर दक्षिण भावनाएं, मतलब कि जो उत्तर के राज्य हैं और दक्षिण के जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो इनकी भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। यहाँ के लोगों को क्या होता है कि इनकी जो भावनाएं होती हैं आहत होती हैं, क्योंकि यदि कोई दूसरे भाषी क्षेत्र का व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर रहा है उनके क्षेत्र में, जैसे कि कोई दक्षिण का व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र में जाए या उत्तरी क्षेत्र का दक्षिणी क्षेत्र में आए, ज़्यादा लोग पलायन करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों क्षेत्रों की जो भावनाएँ हैं उससे थोड़ी उनके वहाँ के लोगों को
परेशानी होती है कि कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में कब्जा कर रहा है या ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। तो इससे भी क्या होता है कि लोगों में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और इसके बाद भाषागत दबाव गुटों का उदय। जो भाषागत दबाव गुटों का उदय मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे जो गुट पैदा हो जाते हैं जो कि भाषागत रूप से दबाव डालने का कार्य करते हैं, कुछ लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं कि आप इस भाषा क्षेत्र के लोग हैं तो आप अपने क्षेत्र में किसी दूसरे भाषी क्षेत्र को नहीं बसने दीजिए क्योंकि ये दूसरे भाषी क्षेत्र के लोग कब्जा कर लेंगे। ऐसे ऐसे दबाव डालने का कार्य करते हैं या उन्हें भड़काने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से राजनीति में काफ़ी गलत चीज़ है, ठीक है। अगला क्या है, उर्दू भाषा को चुनावी मसला बनाना। इसका क्या मतलब है, देखा होगा आपने कई बार जब चुनाव का समय आता है तो कई बार धर्म को लेकर राजनीति की जाती है, जहाँ पर धर्म के साथ साथ भाषा वगैरह का भी मुद्दा उठता है कि उर्दू वगैरह जब वोट लेने के लिए क्या होता है कि उर्दू भाषी लोगों को लोग हर राजनीतिक पार्टी अपना बताने, जैसा कि मुस्लिमों में उर्दू भाषा बोली जाती है तो इनका वोट लेने के लिए उर्दू के जो लैंग्वेज है उसमें भी कई बार राजनीति की जाती है, ठीक है। और भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या, जो भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है, मतलब कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं भाषाई रूप से, मतलब कि जो किसी एक पर्टिकुलर भाषा को कम बोलने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए पूर्वोत्तर का कोई राज्य है, जैसे मणिपुरी नागालैंड की जो नागा लोग होते हैं या फिर वहाँ के जो लोग बोलने वाले हैं अपनी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों की लैंग्वेज हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उनकी संख्या एक तो बहुत कम होती है, तो उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे जो बहुभाषी क्षेत्र वाला व्यक्ति है, बहुभाषी क्षेत्र वाला राज्य है, वहाँ के लोग आकर के उनके राज्यों में कब्जा कर लें या उनकी संस्कृति को ख़त्म कर दें। तो उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों की जो अल्पसंख्यक है उन्हें एक प्रकार से ये समस्या बनी रहती है, उन्हें डर रहता है। इसी कारण क्या होता है कि सरकार के द्वारा कई बार इन अल्पसंख्यकों को भाषाई रूप से अल्पसंख्यक को संरक्षण भी प्रदान किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। और अगला है सर्वमान्य शिक्षा नीति निर्माण में कठिनाई होती है, मतलब कि भाषा जो है वो कहाँ कठिनाई पैदा करती है। जब हम बात करते हैं सर्वमान्य शिक्षा नीति की, मतलब कि जो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो कि पूरे देश में एक प्रकार से लागू हो, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये सभी मतलब एक शिक्षा नीति हो। तो हम ऐसा प्रयास करने की कोशिश जब करते हैं तो इसमें कई बार भारत को धक्का लगता है, इसलिए कि भारत जो है कई विविधता वाला देश है, अनेकता में जो अनेक प्रकार की भाषाएं जहाँ बोली जाती हैं, अनेक क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी टाइप बोला जाता है, उत्तर में हिंदी के क्षेत्र हैं, और ठीक है नीचे दक्षिणी वाले इलाके में दक्षिणी भाषाएं बोली जाती, तमिल, तेलुगु वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी होती है तो इन सभी को अलग अलग ध्यान में रख के बनाना होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है, यदि मान लीजिए कि हिंदी से आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है तो दक्षिण के लोग उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दक्षिणी लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उससे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस शिक्षा नीति को और उसका विरोध करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो एक सर्वमान्य शिक्षा नीति है वो लागू नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें भाषा कई बार बाधा पैदा करती है इस कारण, ठीक है। और अगला क्या है, स्थानीयता की संकीर्ण भावना का उदय, मतलब कि जब कई एक भाषी कोई राज्य है, मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र को ले लीजिए, अब मराठी वहाँ पे बोली जाती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर स्थानीयता की संकीर्ण भावना जो है उदय होती है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि जो मराठी बोलने वाले वही बस अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरे भाषी क्षेत्र के जब लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार से क्या होता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग या तो उन्हें परेशान भी करने लगते हैं, कभी कभी देखने में आता है, या फिर वो पसंद नहीं करते हैं कि कोई दूसरे भाषी क्षेत्र का व्यक्ति उस राज्य में आए, ठीक है। तो इससे संकीर्णता की भावना पैदा होती है, ठीक है। तो इस तरह से कई राज्यों में आपने देखा होगा कि लोगों में ऐसी मानसिकता होती है कि उनके राज्य में कोई दूसरी भाषी क्षेत्र वाला व्यक्ति ना आए, ठीक है। और अगला है अन्य भाषा की मान्यता की मांग, मतलब कि जब किसी एक भाषा की राजनीति की जाती, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर भाषा को राजनीति में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि अन्य भाषाएं जो होती हैं, तो वहाँ के लोग होते हैं, जो उस राज्य के लोग होते हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर भी वो मांग करते हैं कि उनकी भाषाओं को भी मान्यता दी जाए, जो राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता दी जाए, मान्य किया जाए, जिससे उनकी भाषा भी क्या हो, प्रमोट हो सके। तो इस प्रकार की कई बार जो है
मांगे देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा भाषा की राजनीति के बारे में, किस प्रकार से नोट्स तैयार किए जाते हैं मेंस के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स बना सकेंगे भाषा की राजनीति से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।